हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि हम ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम पता है क्या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो सिस्टम से उसका दो पार्ट होता है। एक तो सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम में हम अभी यहाँ पे उसका क्या एक्शंस है वही देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे ड्रग्स एक्ट करेंगे वो जानने के लिए हमें पहले उसका फिजियोलॉजी जानना है कि वहाँ पे वो सिस्टम अगर काम करते हैं तो कैसे क्या इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद हमें ड्रग्स के बारे में जानना है कि कौन सा डिजायर्ड इफेक्ट के लिए हमें कौन सा ड्रग कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स है, जो रिसेप्टर्स के थ्रू ये एक्शन दिखाता है वो दो सब टाइप का होता है। एक तो अल्फा, एक दूसरा है बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर का दो सब टाइप होता है, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। बीटा का 3 सब टाइप होता है, 1 2 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। इस सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये GPCR रिसेप्टर है, मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जहाँ में अल्फ़ा है हमारा GQ सब टाइप, अल्फ़ा 2 है GI सब टाइप, और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 है GS सब टाइप। ठीक है, S मतलब स्टिमुलेटरी, I मतलब इनहिबिटरी, Q मतलब कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिगैंड है, ये सिस्टम का जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे जो सारे लिगैंड मतलब अटैच होके इफेक्ट दिखाता है वो है एक नॉरएपिनेफ्रिन, जिसे हम NE से डिनोट करते हैं, और एपिनेफ्रिन मतलब E से डिनोट करते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरेड और एड्रेनालिन। पहले आ जाते हैं अल्फा रिसेप्टर पे। देखो अल्फा रिसेप्टर पे मोर पोटेंट है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो अल्फा रिसेप्टर का दो सब टाइप है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो अल्फा 1 सबसे ज़्यादा जगह पे प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ पे होता है ये? 5-6 कुछ जगह पे प्रेजेंट होता है। एक तो ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है। इसके वजह से देखो अल्फ़ा 1 जो है ये GQ सब टाइप है। इसका मतलब है ये कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन को इंक्रीज़ करेगा। अब देखो कैल्शियम जहाँ जहाँ भी इंक्रीज़ होगा ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके वजह से, या फिर कंस्ट्रिक्शन होता है। अल्फ़ा 1 स्टिमुलेट होगा तो मतलब जहाँ जहाँ कैल्शियम कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो वही देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा 1 का स्टिमुलेट होने की वजह से ब्लड वेसल में वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का। ब्लडर जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन होगा। रेडियल मसल ऑफ आइरिस जो है, देखो आइरिस में ना, अगर ये आइरिस मान लेते हैं, यहाँ पे बीच में होता है प्यूपिल। ठीक है, ये है मतलब प्यूपिल। तो यहाँ पे ये पोर्शन जो है ये आइरिस है, जो हम ये रेडियली ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो दो टाइप का मसल रहता है। एक तो ऐसा रेडियल मसल बोलते हैं इसे, और दूसरा है ये गोल गोल, ये इसे हम सर्कुलर मसल बोलते हैं। ठीक है, तो जो सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल पे रहता है M3 रिसेप्टर, और रेडियल मसल जो है यहाँ पे रहता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। देखो M3 का भी ये एक GQ सब टाइप है, और इसके वजह से भी कैल्शियम आयन इंक्रीज होता है, इसके वजह से भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, एक तो M3 और दूसरा क्या है ये अल्फ़ा 1 के वजह से भी कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये भी GQ सब टाइप है, इसके वजह से भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे अच्छे से देखो कि दो जो मसल है सर्कुलर और रेडियल मसल, इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर ये सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो फिर देखो इसका प्यूपिल साइज छोटा हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे मायोसिस। तो M3 रिसेप्टर पे अगर स्टिमुलेट होगा तो उसके वजह से मायोसिस होगा। और ये जो रेडियल मसल है, ये रेडियल मसल स्पोक लगी, जो रेडियल मसल, ये अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो देखो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। इसके वजह से जो अगर अल्फ़ा 1 स्टिमुलेट होगा, मतलब रेडियल मसल अगर स्टिमुलेट होता है, तो इसके वजह से, इसके कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से मिड्रियासिस होता है। ओके, अब समझ में आया? तो ये M3 जो है ये पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर का पार्ट है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्ट करेगा तो इसकी वजह से पिपिल साइज छोटा हो जाएगा, जिसे मायोसिस बोलेंगे, और सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से मिड्रियासिस होता है। ठीक है, तो यही लिखा है, रेडियल मसल पे प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, जिसकी वजह से मिड्रियासिस होता है। और GIT में ये काम करने से क्या होता है, इसका देखो GIT में कुछ अलग होता है। देखो कैल्शियम आयन इंक्रीज होने की वजह से GIT में वहाँ पे कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल ओपन होता है। अब पोटेशियम चैनल ओपन होने के बाद वो सेल में हाइपर पोलराइजेशन होता है, क्योंकि पोटेशियम का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑल द सेल्स आर बैग्स ऑफ पोटाशियम। तो पोटाशियम आयन अगर उसका चैनल अगर ओपन हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो सेल के अंदर से पोटाशियम बाहर चला जाएगा। अगर बाहर जाएगा तो क्या होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता रहेगा।
नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, सेल का नेगेटिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हाइपर पोलराइजेशन होना, ठीक है। पोलरिटी और भी डिक्रीज होता है, मतलब नेगेटिव होता है होने का मतलब है हाइपर पोलराइजेशन होना, और हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है इनहिबिशन, मतलब स्केलेटल जीआईटी का जो मसल है उसका रिलैक्सेशन होगा, उसका इनहिबिशन मतलब उसका रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो ये और एक जगह है लीवर में रहता है हमारा अल्फ़ा वन देखो लीवर में काम करने की वजह से उसके क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। स्केलेटल मसल में भी सेम होता है, स्केलेटल मसल में भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो होता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस से लीवर में ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब जो रिएक्शन मेटाबोलाइज होने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्लूकोज कंसनट्रेशन, मतलब दीज आर हाइपरग्लाइसेमिया होता है। तो अल्फ़ा वन स्टिमुलेट होने की वजह से ग्लूकोज में क्या आया, इंक्रीज हुआ उसका कंसंट्रेशन ब्लड में, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया होता है। अब आ जाते हैं अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे। अल्फ़ा 2 ये होता है मेनली प्री साइनेप्टिक, देखो ये एक टाइप का जीआई सब टाइप है, मतलब इनहिबिटरी सब टाइप है, प्रेजेंट है प्री साइनेप्टिक एंड पे रहता है। तो ये एक ऑटो रिसेप्टर की तरह काम करता है, मतलब देखो यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे है हमारा बीटा 1 या फिर मतलब बीटा और अल्फ़ा रिसेप्टर है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 है प्री साइनेप्टिक, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन है जो वेसिकल में कॉन्सेंट्रेटेड है, ये आता है नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पे साइनेप्स पे, इसका सिक्रेशन होता है। अब सिक्रेशन होने के बाद अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक थ्रेशोल्ड लेवल में अगर आ जाता है, मतलब जितना चाहिए उतना अगर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ अगर हो जाता है साइनेप्स पे, तो इसका सिक्रेशन कंसंट्रेशन में ज़्यादा ना हो, इसकी वजह से क्या होता है, ये इसमें अटैच होता है अल्फ़ा 1 पे अटैच होने के अल्फ़ा 2 पे अटैच होने के बाद ये एक्टिवेट होता है, इसको एक्टिवेट करता है। इसको एक्टिवेट होने के मतलब क्या है, ये तो जीआई सब टाइप है, तो ये क्या करेगा, इसका सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देगा, इसका साइनेप्स में जो रिलीज़ है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़, इसको डिक्रीज़ कर देगा। इसके वजह से ये क्या होता है, देखो जो अल्फ़ा 2 सब टाइप है, ये एक टाइप का कंट्रोल के हिसाब से काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे बोला जाता है ऑटो रिसेप्टर, प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर बोला जाता है अल्फ़ा 2 को, जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। और अगर ये पोस्ट साइनेप्टिक पे कहाँ पे रहता है, देखो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास में रहता है, बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा 2 नहीं, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास में रहता है। तो बीटा सेल्स, क्योंकि पैनक्रियास में बहुत सारा टाइप का सेल होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये सारा सेल होता है जहाँ से ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है अल्फा सेल से, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो देखो अगर बीटा सेल पे काम करेगा तो क्या होगा, इंसुलिन सिक्रेशन इनहिबिट मतलब डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जीआई सब टाइप है, सब कुछ इनहिबिट करेगा, इंसुलिन सिक्रेशन भी इनहिबिट करेगा, जिसके वजह से इंसुलिन सिक्रेशन अगर कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। फिर से देखो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर काम करने की वजह से भी हाइपरग्लाइसेमिया होता है। तो अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दोनों के दोनों ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक है। अब देखो हम पहले बाकी एक्शन देखने से पहले ये देख लेते हैं इसका जो ग्लूकोज लेवल पे क्या इफेक्ट आता है। देखो एक तो है अल्फा रिसेप्टर में देख लिया, अल्फा रिसेप्टर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। दूसरा होता है बीटा रिसेप्टर में से बीटा 2 जो है ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। देखो क्या क्या करता है, लीवर में काम करने की वजह से इसका सेम ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जिसके वजह से ग्लूकोज इंक्रीज होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में। और क्योंकि ये जीएस सब टाइप का है ना, बीटा 2 जीएस सब टाइप का है, तो इंक्रीज साइक्लिक एएमपी होता है सेल के अंदर। साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होने की वजह से ये सारे जो मतलब मैकेनिज्म्स है ये स्टिमुलेट होता है, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। और इंसुलिन लेवल को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्टिमुलेटरी सब टाइप है, इंसुलिन को भी इंसुलिन का सिक्रेशन भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा। लेकिन ये वाला जो एक्शन है ये प्रीडोमिनेट करता है, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये जो एक्शन है वो ये प्रीडोमिनेट करता है, जिसके वजह से एट द एंड जो नेट रिजल्ट है वो उसका इफेक्ट ये है ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, ठीक है। मतलब हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। इसकी वजह से देखो बीटा अगर काम करता है, बीटा रिसेप्टर भी हाइपरग्लाइसेमिक है, अल्फा भी हाइपरग्लाइसेमिक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसके वजह से हमारे बॉडी में नहीं, हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक है, ठीक है।
अब हो गया अल्फा रिसेप्टर, अभी आ जाते हैं बीटा रिसेप्टर पे। बीटा रिसेप्टर में देखो इसका 3 सब टाइप है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अब बीटा ये तीनों के तीनों ही GS सब टाइप है, मतलब साइक्लिक एमपी लेवल को इंक्रीज करेगा, AMP लेवल को इंक्रीज करेगा साइक्लिक एमपी लेवल को। देखो बीटा 1 जो रिसेप्टर है ये 2 जगह रहता है, एक हार्ट में और दूसरा है किडनी पे। हार्ट में काम करने से क्या होता है इसका, देखो कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, इसके वजह से साइक्लिक एमपी इंक्रीज होने की वजह से हार्ट में कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और इंक्रीज्ड कंडक्शन होता है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन मतलब आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ये हमारा जो उसके साथ साथ हमारा आइनोट्रोपिक के साथ साथ ये हमारा हार्ट रेट और कंडक्शन भी इंक्रीज करता है। कंडक्शन को ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बोलता है, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट में, मतलब सब कुछ स्टिमुलेट करता है, रेट, कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ को स्टिमुलेट करता है। और किडनी में क्या होता है, देखो किडनी में जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसके वजह से वो कहाँ पे रहता है, JG सेल में, मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल पे ये बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से क्या होता है इन रेनिन लेवल का सिक्रेशन वो इंक्रीज होता है, रेनिन सिक्रेशन ज़्यादा होता है। और रेनिन अगर है वो एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का मतलब एक पार्ट है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का पार्ट है, वो एक्टिवेट करेगा, रीएक्टिवेट करने से BP इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम BP भी इंक्रीज करता है, एक तो किसके थ्रू, एक तो रास एक्टिवेशन के थ्रू और दूसरा ये देखो हार्ट में पॉजिटिव सब कुछ इफेक्ट की वजह से। अब आते हैं बीटा 2 रिसेप्टर पे, क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर हो गया हार्ट पे और किडनी पे था, अब बीटा 2 में आ जाते हैं। देखो बीटा 2 जो रिसेप्टर है ये रहता है स्मूथ मसल पे रह सकता है, कार्डियक और स्केलेटल मसल पे रह सकता है। स्मूथ मसल पे मेनली इसका प्रेजेंस है। स्मूथ मसल पे देखो क्या करता है ये, साइक्लिक एमपी लेवल अगर स्मूथ मसल पे अगर इंक्रीज होता है ना, तब एक इसका क्या होता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, मतलब MLCK जो एंजाइम है ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, और MLCP मतलब मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट है, ठीक है। ये इसका स्केलेटल मसल का स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में रोल प्ले करता है। अगर MLCK इनहिबिट होता है और MLCP पॉजिटिव मतलब स्टिमुलेट होता है तो उसके वजह से पोटेशियम चैनल ओपन होता है और इसकी वजह से रिलैक्सेशन होता है, और ये सब काम करता है साइक्लिक एमपी, ठीक है। साइक्लिक एमपी इंक्रीज होने की वजह से उसका पोटेशियम मतलब ये MLCK इनहिबिट होता है और MLCP एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से रिलैक्सेशन होता है। मतलब एट द एंड अगर बीटा 2 स्टिमुलेट होगा तो स्मूथ मसल पे रिलैक्सेशन होगा। इसकी वजह से देखो बीटा 2 रहता है ब्रोंकस पे प्रेजेंट होने से ब्रोंकस का डायलेशन होता है, जिससे मतलब ब्रोंको डायलेशन, ब्लड वेसल पे वेसो डायलेशन होता है, यूटेरस पे यूटेराइन मसल का रिलैक्सेशन होता है। तो ब्लड में ये याद रखना है, ब्लड में उसका ब्लड वेसल में वेसो डायलेट करता है बीटा 2 और ब्रोंकस में ब्रोंको डायलेशन करता है बीटा 2, ठीक है। और जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल यहाँ पे देखो अगर साइक्लिक एएमपी हम पहले ही बोले थे, साइक्लिक एएमपी अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से कैल्शियम आयन इंक्रीज होता है ना, कैल्शियम आयन इंक्रीज स्केलेटल मसल पे भी होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से देखो अगर कार्डियक मसल पे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो पैल्पिटेशन होगा, और स्केलेटल मसल पे होगा तो ये ट्रेमर होगा, ठीक है। स्केलेटल मसल पे ट्रेमर होता है और कार्डियक मसल पे पैल्पिटेशन होता है। और बीटा 3 रिसेप्टर है जो 2 जगह रहता है, एक डेट्रूसर मसल पे, यूरिनरी ब्लैडर के डेट्रूसर मसल पे, और दूसरा एडिपोसाइट पे। डेट्रूसर मसल का रिलैक्सेशन करते हैं क्योंकि स्मूथ मसल है, साइक्लिक एएमपी लेवल इंक्रीज होने से स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पे भी सेम होगा। और एडिपोसाइट जो है डेट्रूसर जो है, डेट्रूसर पे साइक्लिक एएमपी लेवल इंक्रीज होने की वजह से रिलैक्सेशन होता है। और ये जो एडिपोसाइट है यहाँ पे साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होने से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस होता है। मतलब ओबेसिटी के ट्रीटमेंट पे हम यूज़ कर सकते हैं बीटा 3 रिसेप्टर स्टिमुलेटर, ओके। तो ये कुछ इफेक्ट है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी पे। और ये 2 अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर के थ्रू ये जो इफेक्ट दिखाता है मैंने यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।